कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे और खास तौर से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। प्रेसिडेंट के लिए जो है आप मैदान में हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं सर आप? जी शुक्रिया, मैं अच्छा हूँ और इलेक्शन में जैसा इंसान होता है वैसे ही हूँ। वैसे ही है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है और जगह जगह जाना पड़ रहा है, मतलब कैंपेनिंग हो रही है। अभी हमने देखा कि आम इंतखाबात जो है वो ख़त्म हुए कुछ दिन पहले, और ये जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो इंतखाबात हैं, ये तो मतलब इनकी सरगर्मियाँ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और हर कोई कह रहा है कि ये तो आम इंतखाबात जैसे ही है। मैं 2009 में लड़ा था पिछली दफ़ा, जी। और उससे उस चुनाव में अंदाज़ा ये हुआ कि जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बंधा हुआ वोट होता है। किसी से ख़ास ताल्लुक़ हो, किसी ने मेंबर बनवाया हो, तो एक जो मेंबर बनवाता है उसके 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 ताल्लुक़ से इंसान को थोड़ा सा एक आँख की शर्म होती है कि भाई हम इनको वोट डालें, तो वो खुलकर डिबेट नहीं हो पाता। अब की दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बहुत खुल के डिबेट हो रहा है। अब डिबेट की क्वालिटी क्या है, लेवल क्या है, ये उस अलग पे बात लेवल है। क्या है, हाँ। वो अलग बात है। उस पे जी। आप यकीनन उस पे आप जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन कम से कम 5, 6, 7 लोग खड़े हैं। सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमको ये मौका मिल जाएगा। 20 साल से वहाँ जो निज़ाम बना था उसमें कुछ बदलाव आने के कुछ इम्कानात हैं, और कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हुकूमत को, और जो हुकूमत की सपोर्टिंग पार्टीज़ है, या कुछ विचारधारा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हाँ ये कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, और उनकी सोच कह लीजिए, उससे मुताल्लिक़ जो लोग आए हैं, तो उसका एक असर पड़ेगा इस्लामिक सेंटर पे, उसके किरदार पर, उसके खुद मुख्तारी पर असर पड़ सकता है। और इसी वजह से कुछ लोगों ने आकर मुझसे कहा कि देखिए, हम लोग बहुत गलतियां कर चुके हैं, हमने बहुत, हमारे तजुर्बे हैं, अच्छे बुरे मीठे तल्ख़ सब तजुर्बे हैं, लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर की खुद मुख्तारी और सेंटर का जो किरदार है उसको बचाने के लिए और उसको महफूज रखने के लिए हमें आपसे गुजारिश है कि आप आइए और आप ये चुनाव लड़िए। तो 2 दिन तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा चलिए, अगर मैंने नहीं किया तो कल लोग मुझे कहेंगे कि आप बुज़दिल थे जब आपको एक मौका मिला था कि आप एक लकीर खींच कर ये कह सकें कि इसके पीछे हम लोग नहीं हटने को तैयार हैं, तो आपने नहीं किया। तो ये सब सोच समझने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि अच्छा मैं लड़ता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है कि सलमान खुर्शीद साहब एक नेशनल लीडर हैं और मतलब एक बड़ी पार्टी के, जो इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, रूलिंग ल लंबे वक़्त तक रूलिंग पार्टी रही है। आप भी कई बार मरकज़ में वज़ीर रहे हैं, कैबिनेट वज़ीर रहे हैं। तो फिर सवाल उठते हैं कि भाई आप इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ये जो इंतखाबात हैं उसमें कैसे? चूँकि ये सवाल मेरा ख़्याल कि आपके सामने भी आए होंगे। सवाल उठता है, लेकिन सवाल तो फिर ये हुआ ना कि इस्लामिक सेंटर की क्या अहमियत है? मुझ पे सवाल ना उठाएं, इस्लामिक सेंटर पे उठाएं कि इसकी क्या अहमियत है। अगर एक टेस्ट क्रिकेटर मानिए छुट्टी के दिन कहता है कि मैं अपने स्कूल में जाकर, और स्कूल की टीम जो उससे कहीं 10, 15, 20 साल उससे कम उम्र की है, मैं उनके साथ जाकर मैच खेलूँगा, और कोई उनसे कहे कि ये बताइए आपके लिए कि ये बात शोभा नहीं देती है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अब ये बच्चों के साथ आप आके क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरुआत तो वहीं होती है, जड़ करियर की वहीं बनती है, वहीं से शुरुआत आपने भी की, मैंने भी की, और आज बढ़कर आप कहीं पहुँचे हैं। तो हम ये भूल जाएं कि हमारी परवरिश वहीं हुई थी और वहीं हमने वो काम सीखा था जिस काम को आज हम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक सेंटर में। तो फ़ुज़ूल जवाब, फ़ुज़ूल ये सवाल है, सवालात ये फ़िज़ूल हैं एक फ़ुज़ूल तरीके से। सवाल है, हाँ। बहुत सारे फ़ुज़ूल सवाल उठते हैं। लेकिन जब मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, ये तो खुदा का शुक्र है कि उन्हें और कुछ नहीं दिखा, यही सिर्फ यहीं तक महदूद रह गए वो, कि आपकी उम्र क्या है और आप यहाँ पर क्यों आए हाँ, हैं, बहुत और सारे आप लोग तो उम्र लड़के को क्या। लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। यकीनन उठा रहे हैं, जी। इसलिए कि 2-3 साल से, 4 साल से वो इस बात से जूझ रहे हैं कि उम्र कहाँ तक होनी चाहिए। सवाल ये था कि जो 75 साल का हो गया वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ता, और इस पे हाई कोर्ट गए, लड़ाई चली, एक साल भर बहस होती रही। उसके बाद ये तय हुआ कि अगर इसको आप बदलना चाहते हैं, इस रेगुलेशन को बदलना चाहते हैं, तो आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जो EGBM होती है, जो
जो आपकी जनरल बॉडी मीटिंग होती है उसमें आप तय कराइए। जब वो तय नहीं हुआ तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जो 75 साल का हो गया वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब मैं तो 75 साल का नहीं हूँ तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि 75 साल के आप नहीं हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप 75 साल की उम्र तक 3.5 साल के बाद हो जाएंगे। तो कानून बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप 3.5 साल बाद हो जाएंगे, लेकिन आपको 5 साल अपने पूरे करने हैं। मानिए कानूनी इसके 2 पहलू हो सकते हैं। मेरा जवाब एक बड़ा सिंपल है कि 3 साल से ज़्यादा रहना कौन चाहता है। 3 साल से मैं ना मैं रहूं, ना मेरे बाद कोई रहे, ना मेरे साथ का कोई रहे। 3 साल में आपको अपना टर्म पूरा कर देना चाहिए, 5 साल नहीं रहना चाहिए। एक नई बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है सर आपने, आप कह रहे हैं कि 5 साल के बजाय 3 साल का टर्म होना चाहिए। 3 साल का टर्म होना चाहिए। तो मैं लीगल बहस में नहीं जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि 3 साल का टर्म होना चाहिए। आइए जिसको भी दिलचस्पी है इस्लामिक सेंटर में वो हमारे साथ आए, जुड़े और ये कहे कि 3 साल का टर्म सबके लिए कर दीजिए। और इतना ही नहीं, 2 टर्म से ज़्यादा किसी और को टर्म ना मिले। तो आपने 1 करोड़ रुपया खर्च किया ये कहने के लिए कि कोई 10 साल से काबिज था, कोई 20 साल से काबिज था, उसको नहीं होना चाहिए। वो सारा मसला यहाँ पर बिना किसी पैसे के खर्च किए हुए हल हो जाएगा कि 3 साल का टर्म हो, 2 टर्म से ज़्यादा कोई टर्म ना हो, और 3 साल के टर्म के बाद आप रिटायर कर दें। और ये भी वाजे कर दें कि जब टर्म पूरा होगा 3 साल का तभी आप रिटायर होंगे। आप 75 के हों या किसी भी उम्र आपकी हो, जो भी हो, लेकिन आप 3 साल का टर्म पूरा करके रिटायर हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने कहा कि जो लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, असल में वो आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो वजूद है या जो उसका एक तरीके से जो उसके कामकाज थे या जो उसका किरदार था उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बहुत सारे मकासद थे। आपको लगता है कि बहुत सारे मैदानात में काम अभी तक भी नहीं हुआ, 20-25 साल में नहीं हुआ, और जो सियासत का तजुर्बा सर आपको है, आप चूंकि अलग-अलग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वो जो आपको तजुर्बा है वो अब इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जरिए कौम तक पहुंचेगा। कौम तक नहीं, सिर्फ कौम तक नहीं, पूरे आलम तक पहुंचना चाहिए। जो लोग हिंदुस्तान के अक़लियत में दिलचस्पी रखते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों में दिलचस्पी रखते हैं, किताबें लिखते हैं, आकर यहाँ पर रिसर्च करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बैठकर डायलॉग करते हैं, उन सब को ये पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है और यहाँ की सोच क्या है, यहाँ की आइडियोलॉजी क्या है। और यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं हैं बल्कि गैर मुस्लिम भी हमारे मेंबर्स हैं। हम लोग एक साथ मिलकर क्या तसव्वुर हिंदुस्तान का करते हैं, जो मिली जुली साजी विरासत है यहाँ की, जो गंगा जमनी तहज़ीब है यहाँ की, उसको हम दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। इस्लामिक कल्चरल सेंटर यकीनन है, इस्लामिक है, लेकिन हिंदुस्तान का इस्लाम एक सेकुलर मिजाज का इस्लाम है, और वो एक बेस्ट परसेप्शन इस्लाम का हम समझते हैं कि दुनिया को हम दे सकते हैं और हमको देना चाहिए। उसी के साथ कल्चरल का भी एक सवाल है, एक पहलू कल्चरल है। तो हमारा बेस्ट कल्चरल पहलू क्या है इस्लाम का हिंदुस्तान में, उसको हम प्रेजेंट करें। अब उसको हम ना प्रेजेंट करें और हम सिर्फ फिल्मी गानों तक अपने आप तक महदूद रखें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्मी गानों की भी अपनी अहमियत है, लेकिन सिर्फ फिल्मी गाने हों वो गलत है। जितने भी मसाइल आते हैं हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट्स में आते हैं, पार्लियामेंट के सामने आते हैं, यानी कि जैसे अयोध्या का मसला था, या फिर 3 तलाक का मसला था, या फिर NRC CAA का मसला था, या फिर आज मदारिस के बारे में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में या बिहार में लेकर क्या हो रहा है, चाहे वो नेम प्लेट्स वाला ही मसला हो। तो क्यों इन सारे मसाइल पर इस्लामिक सेंटर की राय कोई पूछता नहीं है, और इस्लामिक सेंटर की कोई राय भी नहीं है। तो इस्लामिक सेंटर वाले सिर्फ ये पूछते हैं कि कॉफ़ी के पैसे कैसे कम होंगे और खाने की टेबल कैसे मिलेगी। वो सब ठीक है, वो मेंबर के लिए वो बहुत अहमियत रखती है वो बात कि आप अपने ख़ानदान के साथ आते हैं तो आपको जगह आसानी से मिल जाए, और जितने पैसे में आपको वहाँ खर्च करना पड़ता है, जितने पैसे खर्च करना पड़ते हैं वो बाहर से कम हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक तो हम महदूद नहीं रह सकते, कुछ और भी तो करना है। हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू क्या है। जब मुझसे कोई पूछता है कि आपका विज़न क्या होगा, तो मेरा विज़न क्या होगा, ये वही विज़न होना चाहिए जो एक सेकुलर हिंदुस्तानी मुसलमान का होना चाहिए, वही मेरा विज़न होना चाहिए। और इससे अलग हटकर कोई विज़न वहाँ कैसे होगा जब ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, और यहाँ पर आकर कोई काबिज़ होना चाहता है जो इस विज़न से अलग है,
या उसकी राय कुछ और है या उसकी आइडियोलॉजी कुछ और है, तो यकीनन हमको उसको रेजिस्ट करना है, हम कर रहे हैं। और यही वजह थी कि मैंने कहा कि अच्छा मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे ये सब इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई तमाम मुसलमानों की, इस मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी वहाँ पर होती है। मगर अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाई इसका मकसद क्या है, काम क्या है, क्या कुछ होता है वहाँ पर। ख़ास तौर से मतलब दूर-दराज़ के इलाकों में ये भी बात हुई थी कि अलग-अलग सूबों के अंदर, अलग-अलग बड़े शहरों के अंदर इस्लामिक कल्चरल सेंटर के कुछ मतलब जो है, कुछ सब सेंटर एक तरीके से खोले जाएँगे। क्यों तो सब इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जी। ये लोग कहते हैं ये, जी, 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 जी। क्यों इस्लामिक कल्चरल सेंटर हो, एक और इस्लामिक कल्चरल सेंटर हो, क्या यही सेंटर क्यों हो? हाँ। क्या हमको देखकर और जो हमने हमने जो भी यहाँ पर हमारे तो तजुर्बे रहे हैं, जी। उन तजुर्बों का फ़ायदा उठाकर और जगह लोग नहीं बना सकते हैं। अब बिल्कुल सही। बम्बई है, बम्बई में हमारे करीब 60-70 मेंबर्स हैं इस्लामिक सेंटर के, और बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, लेकिन बम्बई के हैं, वो यहाँ कम आते हैं। साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आते होंगे तो यहाँ बैठते होंगे, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जा पाते हैं। तो अगर हम उनसे कहें कि यहाँ एक सेंटर बनाइए और मानिए हुकूमत वहाँ कुछ ज़मीन वगैरह दे दे और वहाँ सेंटर बने, तो उस सेंटर को हम चलाएंगे यहाँ से बैठे बैठे। सही, वो तो उन्हें चलाना पड़ेगा। तो वहाँ वहाँ और मेंबर्स बनेंगे, 1000-2000 मेंबर्स बनेंगे, तो 1000-2000 मेंबर्स अपना सेंटर हमको हैंड ओवर कर देंगे। भाई वो कहेंगे हम चलाएंगे, आप मशवरे दीजिए, आप हमको गाइड करिए, आप हमें बताइए कि कैसे सेंटर चलता है, सेंटर में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन पहले हम अपना सेंटर तो ठीक करें, तब हम उन्हें इसको बताएं रोल मॉडल के तौर पर पेश करें पहले। मॉडल करें, रोल मॉडल की तरह पेश करें, और तब वो लोग कहें कि हाँ हम वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा दिल्ली का सेंटर है। लेकिन आज अगर कहीं हम जाएं तो क्या कोई ये कहेगा कि जैसा दिल्ली का सेंटर है हम वैसे ही सेंटर बनाना चाहते हैं? कि वो ये कहेगा पहले आप अपने को ठीक करिए, फिर हमें बताइए कि कैसा सेंटर बने। बहरहाल सेंटर बने, जगह जगह ये मौका मिले, ये प्लेटफॉर्म लोगों को मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ हमारे कंट्रोल में हो वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर और हम लोग आम राय लोगों की ले सकते हैं, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकता है, इस पर एक कमेटी बैठ सकती है और वो तय करे कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है और हमें आगे इसमें किस तरह से हमको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरीके से बहुत सारे मतलब कम्युनिटी के अंदर ना एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की कमी है, बेदारी की कमी है। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं हुकूमत की, या बहुत सारे और दूसरे मतलब प्रोग्राम्स होते हैं जो उन तक नहीं पहुँच पाते। आपको लगता है कि इस्लामिक सेंटर का एक ये भी बड़ा काम है या भी मकसद होना चाहिए, और एजुकेशन की फ़ील्ड में ख़ास तौर से बेदारी की फ़ील्ड में, या कौन-कौन से वो होना जी। चाहिए, हाँ होना सर, चाहिए, हाँ लेकिन सर। हम यूनिवर्सिटी नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल सर। होना चाहिए, हम स्कूल नहीं बन सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम राब्ता बना सकते हैं, कुछ टाई अप्स हो सकते हैं। जी। टाई अप्स हो सकते हैं। उनके लोग हमारे यहाँ आएँ, हमारे मेंबर्स के साथ बात करें, उन्हें समझाएँ, हमारे मेंबर्स यूनिवर्सिटीज़ जाएँ। हमारा इतना रुतबा होना चाहिए और हमारी हमारी एक पोजीशन आवाम के बीच में होनी चाहिए कि हम किसी यूनिवर्सिटी से बात करें तो उस बात को बहुत सीरियसली लिया जाए, संजीदगी से लिया जाए। ऐसा ना हो कि ऐसी सड़क छाप कोई आदमी आया, उसने कहा कि साहब हमको ये सिखा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, तो वो कहेंगे भाई हमारे यहाँ फॉर्म्स होते हैं, भरिए, अगर आप तालिब इल्म बनना चाहते हैं तो बन जाइए। लेकिन हमारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। हमारा रिश्ता ये हो सकता है कि आप आइए, यहाँ आके 1 हफ़्ते हमारे साथ रुकिए, हमारे मेम्बरान के साथ आप गुफ्तगू करिए, बात करिए, यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ हो रहा है उसका यहाँ ज़िक्र करिए, यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी किताबें, यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे पेपर्स यहाँ पर आप लाइए, ताकि हमारे मेंबर्स यहाँ जिनको वो मुहैया नहीं हो, कोई अलीगढ़ नहीं जा सकता है, मानिए कोई कोई बैंगलोर नहीं जा सकता है, बम्बई यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता है, तो उनको वो चीज़ें यहाँ मुहैया हो जाएँ। और हमारा ऐसा रिश्ता हो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि जो हमारे पास नहीं है उसको हम मंगवा सकें, उसको हम रख सकें। इसी तरह से ट्रेनिंग भी जो करनी है, हमारे पास फैकल्टी नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग रूम्स नहीं हैं, तो अगर ट्रेनिंग करनी है तो हम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी से बात करें कि हम 10 बच्चे भेजेंगे, हम 15 बच्चे भेजेंगे, जिनका खर्चा हम उठाएंगे, आप उनको ट्रेन कर दीजिए, आईएएस के लिए ट्रेन कर दीजिए, सर्विस एग्ज़ाम के लिए ट्रेन कर दीजिए, तो आप एक इनक्यूबेशन सेंटर बन सकते हैं। आप लोगों के लिए मौका मुहैया करा सकते हैं और उसमें जहाँ आपके ताल्लुकात हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस सेंटर की जो ख़ास इसकी अहमियत है, मकासिद हैं या ये जो होना होने चाहिए। चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और भी बहुत सारे मसले हैं सर। एक तरफ तो इंतखाबात चल रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर कुछ इस तरह की फ़िज़ा कई बार बन जाती है कि माहौल ख़राब हो जाता है। अभी आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब जो है कई सारे केसेज़ को लड़ चुके हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम तबके से जुड़े हुए इश्यूज़ को भी आप उठाते हैं अक्सर। अभी ये नेम प्लेट वाला मामला चला,
और मदरसों से जुड़े हुए भी कुछ मामले चल रहे हैं कि भाई जिनके कागज़ कंप्लीट नहीं उनको बंद कर दिया, कुछ नोटिस भेजे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से। एक बुलडोज़ करने वाला जो है मसला सर बड़ा आ गया है। लोग ये सवाल अक्सर करते हैं कि नेम प्लेट हो कि नहीं हो, ये एक बड़ा मसला शायद कम्युनिटी के लिए नहीं हो सकता, जितना बड़ा मसला ये हो सकता है कि कहीं भी कुछ भी हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो 10-20 लोगों के घरों को बुलडोज़ कर दिया जाता है। पूरी एक कॉलोनी को लखनऊ के अंदर जो है वो ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्यों मतलब जो है आपको लगता है कि कहाँ लैक रह गया, कहाँ कमी रह गई? हम सुप्रीम कोर्ट को सारा इल्ज़ाम दें वो सही नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सलीके से आप पहुँचें तो सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करता है। अब हल्द्वानी में इतना बड़ा मसला था कि ठंड के ज़माने में फ़ौज और पुलिस बुलाकर कहाँ 40,000 फैमिलीज़ को उजाड़ा जा रहा था। वहाँ हम गए, सुप्रीम कोर्ट समझाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया। आज चलते 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 हम वहाँ पहुँचे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला अपने इंटरिम ऑर्डर में किया है कि अगर आपको रेलवे के लिए एक नई पटरी डालने के लिए ज़मीन चाहिए तो पहले रेलवे अपनी ज़मीन इस्तेमाल करे, फिर उन्हें और ज़मीन अगर चाहिए तो उस ज़मीन को एक्वायर करे या हुकूमत से ले ले। उस ज़मीन पर जो 40 साल से 50 साल से लोग बसे हुए हैं उनको सिर्फ खड़े खड़े निकाल ना दें, बल्कि उनके लिए कोई इंतज़ाम करें ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस सकें। जो कॉम्पनसेशन हो सकता है, जो उनके लिए निज़ाम बनाया जा सकता है, वैसा करें। तो यही उस सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर रेलवे के नाम पर ज़मीन ली जा रही थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हमको मदद की है। तो अगर कहीं और भी ऐसा होता है उसको तरीक़े से और सलीक़े से उसको सियासी रंग ना दें, सियासी एंगल ना दें, लेकिन उसको एक ह्यूमन एंगल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, हाई कोर्ट जाएँ तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। जो घर गिराए जाते हैं, यकीनन घर उन लोगों के गिराए जाते हैं जिनके ताल्लुक़ से हुकूमत के जो रवैया है वो सही नहीं है। लेकिन घर गिराए जाते हैं तो इसलिए गिराए जाते हैं इस मुल्क में कि इस मुल्क में कोई घरों का वो प्रॉपर लीगल वही नहीं है, बेसिस ही नहीं है। लोग अपना घर बना लेते हैं, बना रहता है, कोई नहीं उनको मना करता, ज़्यादा कोई इंजीनियर आता है, पैसे मांग लेता है, चला जाता है। लेकिन जब उसकी कोई गलती पकड़ी जाती है या कोई गलती मानी जाती है तो वो पहले वो घर गिरा देते हैं। तो इस पर जब घर गिराने का डर ना हो, जब ये सवाल उठाया जाए और सही तरीके से कोर्ट्स के सामने उठाया जाए तो कोर्ट इसका भी कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि निकालेंगे। इतनी जगह कोर्ट्स ने किया है। अभी मुझे याद है 2-3 साल पहले की बात है, जो रेलवे लाइन के पास लोग रहते हैं, दिल्ली के आसपास जो रेलवे लाइन है, स्टेशंस हैं, उन पर जो लोग रहते हैं और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एक सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, उन लोगों की भी सिक्योरिटी और रेलवे की सिक्योरिटी, उन लोगों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनको आप रिहेबिलिटेट करें, आप इनके लिए घर बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं और हम आपको 1 साल देते हैं, 1 साल बाद इनको यहाँ से शिफ्ट कराया जाए। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो हम ये घर बैठे कह दें कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता, यहाँ कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद जो है वो उन्होंने बहुत सारी PIL डाल रखी है शायद। और उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, पिछले दिनों कुछ इस तरह के वाक़यात आए। अभी रिसेंटली शायद 1 महीने के अंदर ही किसी एक बच्ची का रेप हुआ, उसमें 2 लोग मुलव्विस थे, दोनों के ऊपर सेम इल्ज़ामात थे। एक मुस्लिम था, एक हिंदू था। जो मुस्लिम था उसका घर बुलडोज़ कर दिया गया, हिंदू मुलज़िम के ऊपर नहीं हुआ। देखिए ये हो सकता है मुमकिन। तो उसमें सर कोर्ट का मतलब लोग क्या करें? क्योंकि सर एक छोटी सी चीज़ और कि अभी उत्तर प्रदेश में ये भी एक मामला आया, हाई कोर्ट के अंदर कागज़ डाले हुए स्टे है, मगर वहाँ पर SDM पहुँच गए और आपने देखा होंगे कुछ विजुअल, वो SDM मार भी रहा है उसको सर से। ठीक है, अगर वो ये करेगा तो उसमें आप कंटेम्प्ट फाइल कर लिए। जो कानून है इस मुल्क में, अगर वो कानून उस कानून को के दायरे से अलग हटकर कोई कुछ करता है तो यकीनन आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जो आप उस कानून को इन्फोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये बात उठती है तो ये हर एक जिसके सामने ये बात उठती है उसको ये नहीं मालूम होता कि जो घर गिराया गया है, हो वो मुसलमान का ही क्यों ना हो, जो घर गिराया गया है उसकी परमिशन थी कि नहीं थी, और जो घर नहीं गिराया गया है उसकी परमिशन थी कि नहीं थी। अक्सर ऐसे केसेस में जब हमारे पास जब केसेस ये आते हैं तो हम पूछते हैं कि आपने इसकी इजाज़त ली थी कि नहीं ली थी, आपके ज़मीन के पेपर्स हैं कि नहीं हैं। अगर ज़मीन के पेपर्स हैं आपके पास और आपने इसकी इजाज़त ली थी तो आपका घर गिराया गया तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी और वो घर फिर से बनाया जाएगा। और ऐसे फैसले हुए भी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट
मध्य प्रदेश में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। लेकिन आप इसको एक बहाना बना लें कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं या आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसको आप बहाना मिला लें कि ये तो तासुबी एक रवैया है हमारे खिलाफ, और इसलिए देखिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं बचा। कानून तो है सर, लेकिन हुकूमतों के लेवल पर तो तासुब दिखता है कई बार। तासुब है, लेकिन पहले कोई कागज दिखा दे कि ये ज़मीन मेरी है, कब्जे की ज़मीन नहीं है, तब हम अब तासुब की बात करें ना। लेकिन उससे पहले हम तासुब पर पहुंच जाए तो वो भी गलत होगा। पहले हम अपना घर तो हम ठीक कर लें, उसके बाद हम बाहर निकल कर ये कहें कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हम उस पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, कांग्रेस की बात करें साहब, कांग्रेस के ऊपर थोड़ा सा, एक तो ये कि बड़ा अच्छा मतलब जो रिजल्ट आया है कांग्रेस के लिए, एक तरीके से वो हौसला अफजाई के लिए बहुत अच्छा है, और राहुल गांधी एक अलग तरीके से निखर करके सामने आए हैं, और थोड़ी बहुत कमी रह गई लोग कहते हैं, अदरवाइज हो सकता है कि हुकूमत भी बन जाती। मगर इस बीच ये भी होता है कि मुस्लिम लीडरशिप को थोड़ा सा साइडलाइन किया हुआ है। सलमान खुर्शीद बड़े लीडर हैं और CWC के मेंबर भी हैं, इस बारे में क्या कहना है? ये तो उस शख्स को कहना चाहिए जो अपने आप को मुस्लिम लीडर मानता है या मुस्लिम आवाम का रहनुमा मानता है या रिप्रेजेंटेटिव मानता है, कि देखिए मुझे कुछ नहीं दिया, तो उसकी शिकायत तो जायज़ हो सकती है, उस पर तो आप गौर कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे जैसे इंसान से पूछते हैं और मैं कहूँ कि हमको बहुत कुछ मिला है, हमको बहुत कुछ मिला है, जितना हम करना चाहते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें हम कामयाबी हमको हमारी पार्टी ने दी है। तो मेरी बात भी तो कोई सुने कि हमको मिला है, हमसे पहले औरों को भी मिला था, गुलाम नबी आज़ाद साहब को मिला था, अहमद भाई को मिला था, और कितने बड़े बड़े लोग हैं, तारिक अनवर साहब को मिला था, मोहसिना किदवाई को मिला था, तो आखिर हम में से अंतुल्य साहब को मिला था, तो इतने हम में से इतने लोगों को मिला था। तो फिर एक दफ़ा राज्यसभा ना मिले तो हम ये रोट के बैठ जाएं कि हमें राज्यसभा नहीं दिया। राज्यसभा हर एक को नहीं मिल सकता है और हमेशा नहीं मिल सकता है, बहुत सारे उसके मसाइल होते हैं। उत्तर प्रदेश से अगर 2-3 हम राज्यसभा भेज रहे होते और उसमें किसी मुसलमान को ना भेजते तो ये बात उठ सकती थी कि मुसलमान को आप क्यों नहीं भेज रहे हैं, जहाँ पर 16% या 18% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ से क्यों नहीं भेज रहे हैं। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश जीत नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में हमारा कोई वजूद नहीं था, तो कहाँ से बना के राज्यसभा भेज देते। आज मुसलमान मुड़कर आया है, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या मुमकिन है उस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतनी आसानी से कह नहीं देना चाहिए कि हम इसके मुखालिफ हैं, हमको वो नहीं मिला जो हमारा हक बनता है, वो हमको नहीं मिला। और जो लोग ये कह देते हैं तो अक्सर मैं समझता हूँ कि वो बचकानापन है उनका। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतना कुछ हमें मिला है और जब वक्त आएगा तो और मिलेगा। तो सर बढ़ती है थोड़ा सा, कांग्रेस ने भी, दूसरी सेकुलर पार्टियों ने भी मुस्लिम चेहरों को, मुस्लिम लीडरशिप को सामने रखने में, हाँ, और सर ये भी है कि इसकी शिकायत भी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक जलसा हुआ था तो उसमें बड़े आलिम थे, उन्होंने शिकायत भी की है कि भाई आप माइनॉरिटी कहते हो, मुसलमान क्यों नहीं कहते खुल करके, सेकंड लार्जेस्ट जो है आबादी है। मुसलमान किसने पहले इस्तेमाल किया था? सच्चर कमेटी ने किया था ना, यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, नहीं तो सब लोग माइनॉरिटी ही कहते हैं। लेकिन हमने मुसलमान का नाम दिया था, हमने मुसलमान का नाम इस्तेमाल किया था। सच्चर कमेटी में हमने खुसूसन ये कहा था कि मुसलमानों को मौका मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो जब हमने ये कहा तो फिर हम पर ये तो सवाल नहीं उठना चाहिए ना। लेकिन और लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उनकी गलती है। सच्ची बात ये है कि मुस्लिम्स को या मुस्लिम्स का नाम लेने में अगर कहीं कुछ एहतियात लोग बरतने लगे तो वो उस वक्त बरतने लगे जब हिंदुस्तान का माहौल ऐसा हो गया था कि बंटवारा हो रहा था मुसलमानों के नाम पर। जो भी हुकूमत में आज हैं वो ये चाहते थे कि मुसलमान का नाम लिया जाए ताकि बंटवारा हो सके। ये बदकिस्मती थी, हमारी बड़ी बदकिस्मती थी। लेकिन कभी कभी एक स्ट्रेटेजिक आपको फैसला करना होता है कि इस वक्त बंटवारे को कम करना है या इस वक्त अपनी ही सिर्फ बात करनी है। बंटवारा कम होने लगा, आपने जैसे कहा जो अंजाम आए, इंतखाबात के जो अंजाम आए, उससे साफ दिख रहा है कि बंटवारा कम हुआ। बंटवारा कम होने लगा तो हम फिर मुसलमान की बात करने लगे, फिर मुसलमान को आगे लाने की बात करने लगे। यकीनन जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के पसमानदा लोग आगे नहीं आएंगे तब तक हिंदुस्तान की सियासत मजबूत नहीं हो पाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खुसूसन अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इंसाफ के तराजू पे तौल के इंसान हक देना चाहिए हर एक को, उससे अलग हट कर बात करते हैं। अब ये एक फ़लसफ़ा है और एक पॉलिटिकल थिंकिंग की बात है।
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थिंकिंग के साथ जुड़ेंगे तो यकीनन सबके लिए फ़ायदा होगा, मुसलमान का भी फ़ायदा होगा। 3 सवाल। एक तो ये कि जहाँ इस वक्त मुल्क की सियासत खड़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरा थोड़ा छटा है, रोशनी की किरणें जो हैं वो आ रही हैं और मतलब खुशगवार माहौल दिख रहा है। सलमान खुर्शीद साहब किस तरीके से देखते हैं? मुस्तकबिल क्या है मुल्क की सियासत का? मुस्तक़बिल तो हमने हमेशा ये माना, गहरा अंधेरा था तब भी हमने ये नहीं माना कि ये अंधेरा छटेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बड़ी दिलेरी के साथ और मशक्क़त के साथ, मेहनत के साथ मोहतरम राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो अपनी यात्रा करी, उसका एक बहुत बहुत अच्छा मैसेज चारों तरफ गया है। और मैं समझता हूँ उसके अंजाम जो हैं आपने इलेक्शंस में देखे, और वो लगातार इसी बात से जुड़े हैं और इसी बात को बार बार कह रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन हम दुश्मन को कमज़ोर ना समझें। इसलिए कि जो अंजाम आए हैं इस इंतखाबात में, उसके बाद क्या रवैया ठीक हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का और मोदी साहब की पार्टी का रवैया कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा आज लग नहीं रहा है। पार्लियामेंट में जो कुछ हमने देखा और जो भी उन्होंने फैसले करे हैं, चाहे वो यूसीसी का फैसला हो, चाहे वो मदारिस का फैसला लखनऊ अलीगढ़ वहाँ का यूपी का हो, चाहे वो नेम प्लेट्स का फैसला हो, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि इनको कुछ रवैये में बदलाव नहीं आया है। तो हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम लोग इस पे चौकन्ने रहें, सतर्क रहें, और जो हमारी सियासी स्कीम्स हैं उनको बहुत सलीके के साथ हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। राहुल गांधी का जिक्र आपने किया। राहुल गांधी की जो परिपक्वता है, जो सियासी समझ है, बात करने का तौर तरीका है और जिन अल्फाज का वो इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीचेज़ में, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, वो सब बदल गए हैं। जो बहुत मुखालिफिन है वो भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं आजकल। सलमान खुर्शीद साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं, ये बदलाव की वजह क्या है? इस बदलाव की वजह है कि उनके जो पिछले 10 साल के 5 साल के तजुर्बे रहे हैं, जितना उन्होंने निकल के दुनिया को देखा है, दुनिया से मतलब है कि सियासी दुनिया, उनकी अपनी जो सियासी दुनिया है उसको देखा है, जिस तरह से लोगों की बात समझने की उन्होंने कोशिश की है, जिस तरह से वो हर सतह पर लोगों से जाकर मिले हैं, घुले मिले हैं एक्सेट्रा, और जो उन्होंने वक्त दिया है इन बातों को समझने के लिए, उन सब से उनकी एक नई पर्सनालिटी का एक नया पहलू सामने आया है। ये सब था, जाहिर है कहीं और से लिया नहीं है, किसी और से सीखा नहीं है, लेकिन अपने अंदर से उन्होंने ये तजुर्बा किया कि मेरी पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें हैं और अब वो वक्त आया है कि मैं इनको नुमायाँ करूँ, लोगों के सामने रखूँ। और वो एक कॉन्फिडेंस जो आती है, कामयाबी की जो कॉन्फिडेंस आती है, दिख रही है, झलक रही है, झलकती है और दिख रही है, बड़ी साफ दिख रही है। और इसीलिए हमको बड़ी उम्मीद ये है कि अब जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं और उनको ये एहसास है कि मुझे आगे से लीड करना है, तो आने वाले वक्त में यकीनन बहुत अच्छी चीज़ें देखने को। एक आखिरी सवाल, और वो वापस आईआईसीसी का है। वो ये कि क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत तलखियाँ देखी जा रही हैं कैंडिडेट्स के बीच, अलग अलग पैनल्स के बीच, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि 11 के बाद सबको एक जगह ही बैठना है। एक जगह ही बैठना है, अगर ये समझ हो सबको, तो फिर तलखी नहीं दिखेगी इस इलेक्शन में। लेकिन बहरहाल लोगों के एम्बिशंस होते हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, और वो इसलिए ये सामने आ जाती हैं, इलेक्शन के दौरान आ जाती हैं। इस्लामिक सेंटर उतना ही अच्छा हो जाए जितना हम अपने मुल्क को चाहते हैं कि मुल्क अच्छा हो जाए, अपना घर चाहते हैं, अपना घर जैसे चाहते हैं। और जो भी समझे कि इस्लामिक सेंटर बड़ी छोटी चीज़ है, तो वो गलत समझता है, क्योंकि घर के बाद इस्लामिक सेंटर जैसे इदारे, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर सरकार, पार्लियामेंट, जहाँ पर हम लोगों का दखल हो सकता है और जहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हमारी शिरकत हो सकती है, वो सब इसी माहौल की तरफ बढ़ते रहें और लोग फ़ख्र से ये कह सकें कि हिंदुस्तान की जो साजी विरासत है और तहज़ीब और तमद्दुन है, उसको बरकरार यहाँ भी रखा गया है और यहाँ का पैगाम फिर पूरी दुनिया तक जाए। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो सलमान खुर्शीद साहब थे, बहुत सारे इशूज़ थे जिन पर बात रखी और खुले मन से, खुले दिल से बात रखी। और जहाँ तक इस्लामिक सेंटर की बात है, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक ऐसा इदारा है जिसे कुछ ऐसे इक़दामात उठाने हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ना हो, बल्कि इस मुल्क की मतलब जो है वो इस मुल्क की भलाई के लिए हो, तरक्की के लिए हो, कौमी यकजहती के लिए हो, भाईचारे के लिए हो, और यहाँ का पैगाम जब निकले तो वो पूरे मुल्क में जाए, पूरी दुनिया में जाए। प्रोग्राम देखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।